सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। मार्केट आप देखें तो कुछ खास करने के मूड में नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, असमंजस यहाँ पर आपको नजर आएगी और मार्केट के एक्शन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद मार्केट ने बजट को अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझा है। कारण क्या? क्योंकि बिल्कुल मध्य में डे हाई और डे लो के बिल्कुल बीच में 44 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्शन निफ्टी बैंक में बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ और तकरीबन 400 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी निफ्टी बैंक में। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी कट है, गिरावट है 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। कल बड़ा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला था छोटे शहरों के लिए। और स्मॉल कैप की बात करें तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी आपको कट ही नज़र आएगा, लेकिन पेन गहरा है। 1.25% की गिरावट है, 206 अंक नीचे, यानी ज़्यादातर आपके पोर्टफोलियोज़ में आपको गिरावट ही नज़र आएगी। अब देख लेते हैं कि पूरे मार्केट का हाल क्या कहता है, कितने शहरों में खरीदारी है, कितनों में गिरावट है। साफ बता रहा है आंकड़ा और तस्वीर बिल्कुल साफ है। इसको समझने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। 9-15 से लेके अब तक जहाँ से खोले थे अब तक लगातार जो गिरने वाले शहर हैं ये लीड ही कर रहे हैं। 1610 शहर ऐसे हैं, 1115 ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त है। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ हो रही है नेगेटिव। लेकिन कहाँ पे है एक्शन? इंडेक्स स्पेसिफिक आप समझिए रिलायंस कर रहा है रेस्क्यू, एल&टी ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक ये बढ़िया रेजिलियंस दिखाता है और अदानी पोर्ट्स ये भी तकरीबन 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बात करें गिरने वाले शहरों की तो बैंकिंग स्टॉक्स में एसबीआई नीचे चल रहा है, इन्फी जो थोड़ा सा ऊपर था कल फिसला है, आईटीसी कमज़ोर हुआ है और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी देखें तो गिरावट आपको नज़र आएगी। और साथ में बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमसे क्या कहना चाहता है। वैसे तो तस्वीर साफ समझ में आ गई कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक यही है जो अकेले बेचारे संभाल रहे हैं, लेकिन कोटक का तो ना के बराबर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दबाव देखिए, एसबीआई अकेले तकरीबन 200 अंकों का ही दबाव बना रहा है, एक्सिस बैंक और 100 अंकों का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और 65 अंक है। तो कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर, थोड़ी सी खराब साइड पर ही नज़र आ रही है, जहाँ पर ज़्यादातर शहर, ज़्यादातर सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिरावट नज़र आएगी। लेकिन कल का बजट का सेशन जो है ऐतिहासिक देखने को मिला। कारण ये है कि सीएनबीसी आवाज़ के आप सभी दर्शकों ने हमें इतना प्यार दिया कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ के मामले में अनडिस्प्यूटेड, आप किसी भी चैनल से तुलना करके देखें, चाहे नज़दीकी प्रतिद्वंदी से देखें, जनरल चैनल से देखें, इतना प्यार किसी और को नहीं मिला। 7,65,000 से ज़्यादा व्यूज़ पूरे भारत ने, आप समझ लीजिए तमाम भाषाओं में, सिर्फ हमारे साथ ही यहाँ पर बजट देखा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार और भरोसे के लिए। चलिए अब शो में शामिल करते हैं इस हफ्ते के 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने ट्रेड आइडियाज़ हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा है हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और पहले रणनीति समझेंगे। वैसे मार्केट बड़ा डामाडोल, बड़ा वॉलेटाइल सा लग रहा है, लेकिन कैसे ट्रेड करेंगे पूरे हफ्ते के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्षितिजा जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, नमस्कार, क्या करेंगे इस हफ्ते? कहाँ फोकस है? लॉन्ग करेंगी, शॉर्ट करेंगी? कोई सेक्टर खास पसंद आ रहा है आपको? नमस्कार। हम लोग देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी ऐसे कॉशियस टोन में ही चल रहे हैं। निफ्टी हम लोगों ने देखा तो कल 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रीच किया है और कल का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है 24,571 का। इनकेस 24,500 के नीचे निफ्टी जाता है तो हम लोग यहाँ से और नेक्स्ट जो 24,000 का लेवल है, जो वीकली 100 वीक सिंपल मूविंग एवरेज लेवल है, अराउंड दैट लेवल, वो निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। मेरा व्यू है निफ्टी के ऊपर कॉशियस टू नेगेटिव ओनली। इवन बैंक निफ्टी भी देखे तो हम लोग बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट लोज बना स्टॉक्स रहा बताइए है। क्षितिजा जी। निफ्टी बैंक निफ्टी तो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करेंगी, स्टॉक्स बताइए, सेक्टर कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा गिरावट वाला है, क्या ज़्यादा इस हफ्ते खरीदारी करने का मन है या बिकवाली करेंगी? आज का पहला दिन खरीदारी की मेरी राय रहेगी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मेरा रहेगा। तो जो तीनों भी स्टॉक रहेंगे वो फिलहाल तो बाय के इसमें रहेंगे और मेरा जो स्पेसिफिक रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में हम लोग प्ले करेंगे। और सेक्टर स्पेसिफिक देखे तो हम लोग जो एक एचपीसीएल बीपीसीएल जो एक ओएमसी वाले जो स्टॉक्स है वो फिलहाल मोमेंटम में, तो वो सेक्टर पे ध्यान रहेगा। परफेक्ट है, ऑल राइट। चलिए अब प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी नमस्कार, रणनीति समझना चाहेंगे। बजट के बाद कोई सेक्टर आपको अट्रैक्टिव लगा है? कोई कैश के स्पेस में ऐसा स्टॉक जो अगले 5 दिन आउट परफॉर्म कर दे, कहीं नजर है आपकी? जी
गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक व्यू दे दूं तो जो इवेंट के दिन के हाई लो रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो कल के हाई लो पे नजर रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए। जहाँ तक सेक्टर्स की आपने पूछा तो मेरे हिसाब से कुछ एक फार्मा स्टॉक्स हैं, कुछ एक सीमेंट स्टॉक्स हैं। इसके अलावा ईएमएस से रिलेटेड हैं जो बजट्स के बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं या जिसमें रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ है। तो ये यहाँ पे इन स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बाइंग का व्यू रहेगा। शॉर्टिंग का क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, मोमेंटम वीकनेस की साइड है, पर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफी बड़े आएंगे अगर कोई शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो कुछ एक चुनिंदा सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उस पे बाइंग के ट्रेड ढूंढने का रहेगा। राइट, बाइंग के ट्रेड जी ढूंढेंगे। वीरल जी, शो में स्वागत है। क्या करना है इस हफ्ते सर? बजट के बाद खरीदारी या बिकवाली? गुड मॉर्निंग। मेरा मिक्स व्यू रहेगा। सब स्टॉक स्पेसिफिक पे ही करना रहूंगा, वही बेहतर रहेगा। पर सम स्टॉक्स में मैं सेलिंग भी करना चाहूंगा और सब में मैं बाइंग भी करना चाहूंगा। चलिए, जो जैसा स्टॉक वैसी रणनीति यहाँ पर बनकर आएगी। एक काम करते हैं, अब सीधे आइडियाज ही डिस्कस कर लेते हैं। क्षितिजा जी बताइए आज का पहला सवाल, पहला स्टॉक। पहला स्टॉक मेरा बीपीसीएल रहेगा। बीपीसीएल अराउंड 360 के लेवल पे बाय करने की राह रहेगी। 351 का स्टॉप लॉस रहेगा, 390 का टारगेट रहेगा। हम लोग देखें तो सपोर्ट से बाइंग आई है और एक स्मॉल रेंज है बीपीसीएल में, वो ब्रीच किया आज के दिन। तो बीपीसीएल के ऊपर बाय की सलाह रहेगी। बीपीसीएल खरीदना है, 390 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 351 रुपये का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया लग रहा है। चलिए देखेंगे ट्रेड कैसा करता है। प्रदीप जी, आपकी तरफ से पहला आइडिया। मैंने सीमेंट सेक्टर का जिक्र किया और उसमें रामको सीमेंट अगर आप देखें तो एक एक्सेप्शनली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कुछ ही चुनिंदा स्टॉक होंगे जो अपने 20 डीएमए 34 डीएमए के ऊपर चल रहे हैं और रामको सीमेंट उनमें से एक है। 1104 का करंट रेट है, 1104 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1068 का और 1210 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1210 के टारगेट्स। और आज रैमको सीमेंट्स नहीं, मैं अन्य सीमेंट्स पे इसके स्टॉक्स भी देख रहा था, ये भी थोड़ी सी रिजिलियंस दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नज़र रखेंगे 1210 के टारगेट, 1068 का स्टॉप लॉस नज़र रखिएगा। और इसी के साथ निफ्टी 24750 के नीचे फिसलता हुआ, इंडेक्स पर भी नज़र है हमारी। वीरल जी क्या करेंगे? मेरा सेल कॉल में साइड रहेगा। मेटल स्टॉक पे रहेगा। टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। 2 दिन से हमें देखने मिल रहा है कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर देख रहा है और आज भी देखेंगे तो कल के लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लग रहा है यहाँ से और करेक्शन में हमें नीचे में 174 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स में सेल करने की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉप लॉस 187 का रहेगा। 187 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेटल स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन है। शायद लगता है कि अब मार्केट में ऑलमोस्ट डे लो के करीब कारोबार हो रहा है। कुछ और सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स टूटेंगे तो स्टेल का आइडिया, टाटा स्टील, इस पर बिकवाली करने की सलाह निकल कर आ रही है। चलिए, तो एक एक आइडिया तो हमने जान लिया। अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे और अब बात करते हैं आरआर काबिल के मैनेजमेंट से। Q3 में कंपनी के आय में तकरीबन 42% और मुनाफे में 71% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही एबिटा भी देखें तो 84% की बढ़त यहाँ पर रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO राजेश जैन। राजेश जी, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नतीजे में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया नतीजे पिछले साल के मुकाबले, तो क्या काबिले तारीफ ग्रोथ देखने को मिली। चाहे रेवेन्यू देखें, एबिटा देखें, पैट देखें, एक्सेप्शन नंबर्स है। और खास बात है कि मार्जिन में भी एक्सपेंशन है पिछले साल के मुकाबले। मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हुआ इस तिमाही के दौरान, क्या खास रहा? नमस्ते आशीष जी। अगर आप देखें तो जो हमने इस साल के शुरू में जो गाइडेंस दी थी कि हमें हमारे मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं 100 बेसिस पॉइंट से और 18% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करें, तो बड़ी खुशी की बात है कि इस क्वार्टर में भी हमने वो ग्रोथ मेंटेन रखी और अचीव किया है। तो इसी कारण से जो हमारा टारगेट था कि एक जो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके जिस तरह से हमें मार्जिन इंप्रूव करते हैं, तो हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। ऑल राइट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है जो आम आदमी को भी बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि कॉपर की कीमतें उछाल मार रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। तो एक सेंटिमेंटल ऐसा सोचा जाता है कि वायर एंड कंपनीज जो हैं केबल्स वाली, इनके मार्जिन्स पर डेंट होगा। लेकिन आपकी तो ग्रोथ आ गई। ये समझना चाहते हैं कि दरअसल इसका इम्पैक्ट कैसे प्ले आउट करता है, क्या लैग होता है जब बढ़ती हुई कॉस्ट आती है, आप उसे कैसे पास ऑन करते हैं, कितना समय लगता है उसमें, थोड़ा सा समझाइए।
जी जो हमारा वायर सेगमेंट होता है, जो B2C कैटेगरी होता है, वहाँ पे एक थोड़ा 15 से 20 दिन का एक लैग इम्पैक्ट रहता है, लेकिन प्राइसेस पास ऑन होती रहती है। और जिस तरह से हमने देखा वोलेटिलिटी, हालांकि पिछले क्वार्टर में तो ये अपवर्ड ट्रेंड पे ही था, लेकिन अगर इस क्वार्टर में भी देखें तो वापस डाउनवर्ड ट्रेंड पे भी है। तो यहाँ ये होता है कि जो पिछले 15 से 20 दिन का जो एवरेज आता है, उस हिसाब से हम हमारी सेलिंग प्राइस भी चेंज करते रहते हैं। तो थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, बट ओवरऑल पास ऑन होता रहता है। तो पिछले क्वार्टर में हमने जिस तरह से पास ऑन किया, इसके कारण हमारे प्रॉफिट पे काफी कम इम्पैक्ट आया, बल्कि अच्छा सुधार देखा हमने। तो 15-20 दिनों में आप बता रहे हैं कि जो B2C सेगमेंट है इसमें पास ऑन हो जाता है, लेकिन B2B शायद 26% आपका टोटल चैनल का है कंट्रीब्यूशन। तो B2B में कैसे प्ले आउट करता है? जी, B2B में और ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, अगर उसी प्राइस पे परचेज करते हैं, तो इस तरह से आप अपना इस पोजीशन को मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता है। राइट सर, नंबर्स तो समझ लिए, गाइडेंस भी आपकी बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आउटलुक और अंत में जानेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी हाईलाइट, और पूरा दुनिया अभी देश पूरी इसी की बात कर रहा है कि बजट कैसा है। हालांकि केपेक्स ओवरऑल देखें तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है रिवाइज एस्टिमेट के मुकाबले ठीक ठाक है। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, और खास तौर पर वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज के लिए क्या ग्रोथ के अवसर हैं? जी बजट को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ग्रोथ पे फोकस रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे रहा है, साथ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से डेटा सेंटर में टैक्स हॉलीडेज 2047 तक अनाउंस किया, जो कि हमारे लिए काफी एक ग्रोथ के लिए जो एक एरिया रहता है कि डेटा सेंटर में वायर एंड केबल काफी लगता है। तो इसलिए ओवरऑल लगता है कि अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा और रियल एस्टेट में आगे ग्रोथ आएगी, तो उस तरह से ओवरऑल हमारी पे प्रोडक्ट की ग्रोथ बनी रहेगी। ऑल राइट, तो बड़ी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करके और आसानी से समझते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि इस बजट को आपको वायर्स एंड केबल्स बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, जिसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, 10 में से नंबर देने होंगे तो कितने देंगे सर आप? ये करीब ऐसा बोल सकते हैं 7 से 9 नंबर के बीच दे सकते हैं, इंडस्ट्री को देखते हुए। मतलब लगभग फुल मार्क्स ही दे रहे हैं आपको, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। तो आपने बताया कि डिमांड इस क्वार्टर के दौरान कैसी देखने को मिली? प्राइजेस का इम्पैक्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो प्ले कर गई, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ गया, लेकिन अब Q4 एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पर मार्जिन का ट्रेंड कैसा रहेगा और डिमांड आउटलुक कैसे देख रहे हैं सर आप? ये हमने ओवरऑल जो प्रोजेक्शंस या बिजनेस प्लान किया था इस साल 2026 के शुरू में, यानी कि अप्रैल 2025 में बोला था कि हम ओवरऑल 18% वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, और मार्जिन्स में भी 100 बेसिस इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसी ग्रोथ पे हम प्लान कर रहे हैं, और अभी भी अगर इस साल का देखें तो करीब करीब 17% वॉल्यूम ग्रोथ हो गई है शुरू के 9 महीनों में। तो ये ग्रोथ प्लान को हम मेंटेन करते हुए आगे बिजनेस करेंगे, जिससे कि हमारा कैपेक्स प्लान भी सेट होता रहेगा और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होता रहेंगे। ऑल राइट, तो आगे भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों से जानेंगे दूसरी और तीसरी पिक। आप बने रहे हमारे साथ। कौन सा होगा, एक एक आइडिया हमने ऑलरेडी जान लिया, तो वीरल जी अब एक काम कीजिए कि दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। सेकंड पिक भी मेरी सेल साइड पे रहेगी, डीवीज लैब पे मैं सेल करना चाहूंगा। करंटली देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये उसके 4 मंथ्स के लो पे ट्रेड कर रहा है, और आजकल देखें तो सेलिंग प्रेशर भी अच्छा खासा हमें देखने मिल रहा है। तो ये लेवल्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉप लॉस अराउंड 6200 का रहेगा, और नीचे में टारगेट 5500 के रहेंगे। 5500 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक के बाद एक सेल कॉल आ रहे हैं और मार्केट इनके फेवर में चला गया तो इनका पोर्टफोलियो कमाल कर सकता है। चलिए नजर रखेंगे। प्रदीप जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया भी बाय साइड रहेगा, और फार्मा स्पेस में से अजंता फार्मा को पिक करेंगे। स्टॉक अपने 20 डीएमए 34 डीएमए के कंफर्टेबली ऊपर चल रहा है, एक रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ बनी हुई है। 2784 2784 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 2700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3000 के इसमें टारगेट रहेंगे। 3000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और देखिए क्या बात है, डिविस लैब एक फार्मा की कंपनी, अजंता फार्मा ये भी फार्मा की कंपनी, लेकिन एक पर बिकवाली की सलाह, एक पर खरीदारी। 3000 के टारगेट यहाँ पर निकल कर आएंगे अजंता फार्मा में। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। क्षितिजा जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। मेरी तरफ से दूसरा आइडिया शारदा क्रॉप का रहेगा। अराउंड अभी देखेंगे तो हम लोग कंटिन्यूसली कंपनी हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये मोमेंटम मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहेगा। तो अराउंड 1046 का बाइंग रेंज रहेगा, और 1014 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1114 का टारगेट रहेगा शारदा क्रॉप के लिए। 1114 रुपये।
सर 1140 का टारगेट रहेगा। 1140 ना, ओके ऑल राइट। 1140 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं शारदा क्रॉपकेम। चलिए चार्ट लेकर आते हैं शारदा क्रॉपकेम का। बिल्कुल हरे निशान में नजर आ रहा है, थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 6% ऊपर है, क्या बात है। तो बढ़िया मोमेंटम वाला स्टॉक पकड़ा है। अब बताने हैं तीन आइडियाज। हफ्ते की शुरुआत हो रही है खेलों के नियमों के अनुसार। तो प्रदीप जी आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया रहेगा आईटी पैक में से टाटा एल्क्सी पे बाय। कल बजट के प्रेजेंटेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा स्पर्ट देखा गया था और अर्ली चार्ट्स पे इसने बाय भी कंफर्म किया था। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से मार्केट रिवर्स होता है तो इसमें एक अच्छी गुंजाइश है अब मूव रिज्यूम होने की। 5353 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 5300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5850 के टारगेट रहेंगे। 5850 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा एलेक्सा कल इनफैक्ट सही कह रहे हैं आप, आईटी सेक्टर ने थोड़ा सा रेस्क्यू किया था लेकिन आज वो भी मूड में नहीं है। अच्छा टाटा एलेक्सा भी आपको लाल निशान भी नजर आ रहा है। चलिए नजर रखेंगे 5300 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। क्षितिजा जी तीसरा आइडिया। आइडिया मेरा सीमेंट स्पेस में से रहेगा क्योंकि सीमेंट स्पेस जैसे कि सर ने बोला कि थोड़ा मोमेंटम में है, तो इंडिया सीमेंट एक रहेगा। एक सपोर्ट बनाया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रहेगी तो ये रेंज ब्रीच हो जाएगा और हायर साइड में 495 का टारगेट रहेगा, 441 का स्टॉप लॉस रहेगा इंडिया सीमेंट के लिए। सही बात है। सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन तो जरूर देखने को मिल रहा है। मार्केट में गिरावट के बाद भी ये स्टॉक अपने गेंस को होल्ड कर रहे हैं। 495 का टारगेट, 441 का स्टॉप लॉस। वीरल जी तीसरा। थर्ड पिक भी मेरी सेल साइड पे है, आईआरसीटीसी पे सेल करना चाहूंगा। देखिए तो करंटली वो उसके ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लो पे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से सेलिंग प्रेशर भी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। 640 के स्टॉप लॉस ये लेवल्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। नीचे में टारगेट 520 के रहेंगे। IRCTC आपने बताया, ये तो चलने का नाम ही नहीं लेता है। बड़ी इनहेरेंट वीकनेस इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है और आज यहाँ पर बिकवाली का आइडिया भी आ गया। 640 के स्टॉप लॉस के साथ फोकस रखेगा। 520 के टारगेट IRCTC में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए। अब हफ्ते के दौरान हम देखेंगे कि किसके पोर्टफोलियो में कैसा एक्शन है। हालांकि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प होते हैं कि शो के बाद भी स्टॉक्स को एग्जिट कर सकते हैं और अगर जगह बचती है तो नए स्टॉक्स को ऐड भी कर सकते हैं। इसका अपडेट हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। अब लेकिन क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है तो देख लेते हैं क्या कोई सेक्टर ऐसा है जिसे बजट पसंद आया। चलिए हीट मैप दिखाता हूं आपको सेक्टर्स का कि सारे सेक्टर्स अभी फिलहाल आपके लिए क्या कह रहे हैं। बड़ी बेहतरीन स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आएगी और आप देखिए केवल ऑयल एंड गैस है जो आपको सिर्फ और सिर्फ हरे निशान में नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर भी कोई बड़े गेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंडिया विक्स ये जरूर है लेकिन ये वॉलेटिलिटी का सूचकांक है। लेकिन आप बाकी के स्टॉक्स देखिए, डिफेंस टूट चुका है, पीएसयू बैंक्स 2% नीचे है, बैंक निफ्टी 1% नीचे है, मेटल कमजोर हुए हैं, एफएमसीजी में निराशा है, आईटी जो कल चला था आज लुढ़क गया, ऑटो नीचे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स नीचे है, एनर्जी नीचे, फार्मा नीचे और रियल्टी भी ऑफ हाइस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ एक ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने हरे निशान को बरकरार रखा है। हालांकि यहाँ पर भी कोई फायरवर्क्स, कोई तूफानी तेजी आपको नजर नहीं आएगी। वीकनेस के संकेत सभी सेक्टोरियल इंडिसेस और पूरा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको साफ देखने को मिल रहा है। चलिए इसी नोट पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं इनका अब तक का परफॉर्मेंस देखेंगे और एक बार रिकैप भी देखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं पोर्टफोलियो। क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। फ्लैट है बीपीसीएल, शारदा क्रॉपकेम, इंडिया सीमेंट्स, ये 0.2% का डेंट दे रहा है पोर्टफोलियो में। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो यहाँ पर जो 3 आइडियाज़ तीनों खरीदारी वाले जो किए हैं, वीरल जी का पोर्टफोलियो काम कर ले पहले देख लेते हैं। तो डिविस लैब ये नेगेटिव चली गई कॉल, टाटा स्टील ये भी विपरीत चला गया, आईआरसीटीसी फ्लैट है। हालांकि अभी शेयर किए हैं तो अभी परफॉर्मेंस देखना सही नहीं होगा। और वहीं बात करें ये जो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं, मैं आपको जो नए दर्शक हैं एक बार बता देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किए थे ये उन्हीं का परफॉर्मेंस है, लेकिन इसका अपडेटेड परफॉर्मेंस आप दिन के दौरान भी देख सकते हैं। और कल जब हम शो की शुरुआत करेंगे तो आज 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस भी आपके सामने रखेंगे। इस शो का मकसद यही है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके साथ जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं वो शेयर किए जाएं ताकि आपको पता चले कि कौन से लिमिटेड आइडियाज़ हैं शेयर किए गए और उनमें परफॉर्मेंस कैसा। चलिए फाइनल रिपोर्ट कार्ड आ गई है। वीरल छेड़ा जी का पोर्टफोलियो अभी फिलहाल के लिए 0.1% की गिरावट दिखा रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो 0.4% नीचे। क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में कुछ खास नहीं, बिल्कुल फ्लैट ट्रेंड है।
लेकिन दिन के दौरान यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होगा। स्टॉक्स हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। कल जब शो की शुरुआत करेंगे तो अपडेटेड परफॉर्मेंस आएगी आपकी स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला